ओके, तो ये हमारा चैप्टर 10 है क्लास 11 का, जिसमें हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के बारे में देखना है, राइट। यानी कि देखो क्या है कि फ्लूइड्स, पहले तो देखो फ्लूइड्स जो हमारे मैटर होते हैं एग्जैक्टली दो तरीके से डिवाइड हम करते हैं, है ना। एक मैटर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं क्या, रिजिड, विच इज़ वेरी रिजिड, मीन्स दैट इज़ नॉट चेंजिंग। सेकेंड टाइप होता है उसका फ्लूइड, मीन्स दैट इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग। अब फ्लूइड में हम दो को लेते हैं, जनरली फ्लूइड में हम दो को लेते हैं। फ्लूइड में एक हमारे पास आता है क्या, लिक्विड, और एक आता है हमारे पास गैस। यानी कि लिक्विड और गैस दोनों को ही फ्लूइड कहते हैं, बिकॉज दीज बोथ हैव द टेंडेंसी टू फ्लो, राइट। ये हमने अभी तक देखा। अब इस चैप्टर में हम इन्हीं फ्लूइड के बारे में बातें करेंगे और तरह तरह के इनके प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ेंगे उनको देख लेते हैं। तो हमारे पास है, ये हमारे पास एक इंट्रोडक्शन है, जिसमें बेसिकली हम इनके इंट्रोडक्शन पे देखेंगे, जो अभी हमने बेसिकली देखा कि किन्हें कहते हैं फ्लूइड। फिर हमने प्रेशर के ऊपर बात करनी है, प्रेशर क्या होते हैं, और इस चैप्टर में फ्लूइड से रिलेटेड प्रेशर्स के बारे में हम कुछ देखेंगे। उसमें हमारे पास पास्कल्स लॉ वगैरह आएंगे, कुछ और एप्लीकेशंस आएंगे, अलग अलग पैराडॉक्स आएंगे, है ना, और अलग अलग केसेस हम देखेंगे कि प्रेशर इक्वल होने से डे टू डे लाइफ में कौन कौन से एप्लीकेशंस है जहां हम उनका यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आगे के सेक्शंस में देखेंगे कि हमारे पास स्ट्रीम लाइन फ़्लो के बारे में, कुछ टाइप ऑफ फ़्लो के बारे में बात होगी। जैसे कुछ तरह के वाटर अगर फ़्लो कर रहा है तो कुछ तरह के फ़्लो को हम स्ट्रीम लाइन कहेंगे। यानी कि जिस तरीके से नदियों में पानी बहता है, तो पानी अगर बहता है तो कुछ एक स्पीड पर्टिकुलर रहती है, तो उस टाइम कहते हैं द रिवर इज़ फ्लोइंग, राइट। और अगर उसी की क्वांटिटी या फिर उसकी स्पीड चेंज हो जाती है तो उसे हम एक तरीके से ना फ्लड का रूप दे देते हैं। तो ये इनके टाइप ऑफ फ्लो पे डिपेंड करता है ना। तो इनके बारे में उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लोज में। फिर हम देखेंगे बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास इस चैप्टर में आएगा, जिसका एप्लीकेशंस हमारे पास बहुत ज़्यादा फील्ड्स में है और ज़्यादातर हमारे पास एरोडायनेमिक्स में है। एरोडायनेमिक्स का मतलब है जैसे एरोप्लेन फ्लाई करती है या बॉल क्यों स्पिन करती है, तो ये सारे केसेस में हम बर्नौली प्रिंसिपल्स को देखेंगे। फिर हमारे पास आएगा सेकंड लास्ट, वो होगा विस्कस या विस्कोसिटी के बारे में। विस्कोसिटी हमें इस बारे में बताएगा कि अगर हमारे पास कुछ लिक्विड हैं, जैसे एक हनी है, हनी को अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो वो कुछ कम दूरी तक फ्लो करता है, वाटर है कुछ ज़्यादा दूरी तक फ्लो करता है, तो ये क्यों डिपेंड करते हैं। इनके बीच में एक काइंड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स होता है जिसको विस्कोसिटी कहते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। और फाइनली इस चैप्टर में हम सरफेस टेंशन्स के बारे में देखेंगे। टेंशन यानी कि हम एक तरह का देखेंगे फोर्स जो सरफेस पर लग रहा होगा। तो इतनी सारी चीज़ें हम इस पूरे चैप्टर में फ़िलहाल देखने वाले हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। फ़िलहाल हमने इंट्रोडक्शन अभी देख लिया है, ठीक है अक्षत। फ़िलहाल हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट देख लिया है, और इसमें क्या देखा है हमने कि फ्लूइड किसे कहते हैं। फ्लूइड अभी अभी हमने देखा कि ऐसे सेक्शंस को हम फ्लूइड कह रहे थे जिसमें हमारे पास वो चीज़ें आ रही हैं जो फ्लो कर सकती हैं। जैसे ये दो सेक्शंस को हमने लिया, तो लिक्विड और गैस को एग्जैक्टली हम इसमें देखने वाले हैं, पर हम इन्हें सेग्रीगेट एग्जैक्टली नहीं करेंगे कि हम लिक्विड के बारे में बात करें या गैस के बारे में। वेन एवर और वेयर एवर वी विल बी कॉलिंग इट एज फ्लूइड, so it is concerned only with that condition when there is liquid somewhere or there is gas somewhere, right। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है प्रेशर, राइट। सो देखिए प्रेशर एग्जैक्टली क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ रखा है। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, बट क्या फ़ायदा है कि प्रेशर को दोबारा इस चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए क्या है, प्रेशर हम पहले भी जानते हैं, ये होता है फोर्स किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे जिसे लगाया जाए, जिसकी यूनिट क्या हो जाती है, फोर्स का हो जाता है न्यूटन और एरिया का हो जाता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। जिसे और हम क्या कह देते हैं, इसे हम पास्कल कह देते हैं। और हमने अगर इसका क्या देखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला देखना है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ml-1 t पे -2। ये कैसे निकालते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स देखो, फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है m इंटू ए। अगेन एम ए को क्या लिख सकते हैं, m इंटू वी ओवर का t लिख सकते हैं। अगेन इसे क्या लिख सकते हैं, m इंटू क्या लिख सकते हैं, एरिया डिस्टेंस है ना, तो m इंटू डिस्टेंस d लिख देते हैं, ओवर का t स्क्वायर हो गया। तो इसका तो आ गया हमारे पास m l t पे -2, और नीचे क्या पड़ा हुआ हमारे पास, एरिया का है l स्क्वायर, तो l स्क्वायर ले लिया। इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया m l पे -1 एंड t पे -2। तो ये हमारे पास इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया, राइट। अब हमारे पास डायमेंशन फार्मूला भी क्लियर है। इसके आगे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जनरली हम प्रेशर, दो तरह के प्रेशर्स देखेंगे। एक होगा हमारा इंस्टेंटेनियस प्रेशर और दूसरा होगा एवरेज प्रेशर।
देखो इनको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें बेसिकली। एक है हमारा एवरेज प्रेशर। एवरेज प्रेशर का मतलब है कि मान लो हम कहीं चैप्टर में बात करेंगे कि मतलब एक पूरा आपका लेट्स से कि वाटर है ना, और वाटर का यहाँ पे एक पूरा सरफेस है। तो जो ये सरफेस होगा इस पर अगर हम कोई चीज़ मान लो यहाँ पर रखेंगे तो वो जो प्रेशर होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे एरिया पे। तो उसके अकॉर्डिंग से हम चेक करेंगे कि पूरे एरिया पे कितना प्रेशर लग रहा है ना। तो वहाँ के लिए हमें एवरेज प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। तो वो एवरेज प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल फोर्स ओवर का टोटल एरिया। तो वहाँ से हम एवरेज प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। बट इन केस सेकेंड टाइप है हमारे पास, वो है इंस्टेंटेनियस प्रेशर, है ना। सो इंस्टेंटेनियस प्रेशर किस पे होता है, वो तब की कंडीशन पे है जब हमारा जो एरिया है वो टेंडिंग टू ज़ीरो है, यानी प्रेशर in that condition when the area is tending to zero. What is the meaning of area tending to zero? यानी कि the area is that much small, this area is that much small कि वो ज़ीरो ही बनने वाला है, अगले पल को वो ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है ना। तो उस पर हम उसका इंस्टेंटेनियस प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। मान लो किसी एक पर्टिकुलर कोई एक इतना बड़ा सरफेस तो है, लेकिन मान लो यही सोल्यूशन है पूरा, और इसके किसी एक इतने से छोटे से पार्ट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मान लो कोई चीज़ को हमने रखा, तो यहाँ की ये एग्जैक्टली जो छोटा सा एरिया है इसमें हमारे पास कितना टोटल प्रेशर आ रहा है। तो उसको इस पोर्शन को अगर कैलकुलेट करना होगा तो हमें क्या चाहिएगा, उस पर्टिकुलर छोटे से एरिया का हमें चाहिए होगा प्रेशर। वहाँ पे हम क्या करेंगे, डेल्टा एफ ओवर का डेल्टा ए लेंगे। एंड सिंस हियर द एरिया मीन्स द क्रॉस, दैट मे बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया और दैट मे बी द रेगुलर एरिया। तो रेगुलर एरिया जो है अगर वहाँ पे ज़ीरो की तरफ, मतलब इतना छोटा है कि ज़ीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो उसको हम वहाँ पे इंस्टेंटेनियस की तरीके से कैलकुलेट किया करेंगे, जिसको हम और ज़्यादा डीप में चैप्टर के आगे देखेंगे, राइट। अब इसमें देखो कि प्रेशर जो है वो हर जगह पे तो लगता है, लेकिन मान लो तुमसे एक जनरल क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पे क्या है आपके पास क्या है, लिक्विड है ना। तो ये लिक्विड है, टोटल क्या है, ये आपका लिक्विड है। तो अगर आपसे पूछ लिया गया कि इस लिक्विड के इस सरफेस पे, ये जो सरफेस आपका प्लेन बना हुआ है, इस सरफेस पे कितना एरिया है। तो आप सोचो कि ये जो पानी जिसके अंदर ग्लास जिसके अंदर पानी रखा हुआ है वो ओपन एटमॉस्फेयर पे रखा होगा, यानी ओपन एयर में रखा होगा। और ओपन एयर पे है तो जो एयर है वो इस पे कंटिन्यूसली प्रेशर लगा रहे होंगे, और प्रेशर लगा रहे हैं तो इसी प्रेशर को हम क्या करेंगे, कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसे हम कहेंगे PATM। ये पेटीएम नहीं है जिससे हम पेमेंट करते हैं, ये है P और इसके नीचे है सबस्क्रिप्ट ATM। ATM मतलब है एटमॉस्फेरिक और P मतलब प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर आपसे पूछे कि ऐसे ओपन एयर में यहाँ पे अगर कोई पार्ट, यहाँ पे अगर पूछा जाए क्या प्रेशर लगेगा, तो आप बताओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। एंड अगेन इफ समबडी इज आस्किंग दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आप इसको किस में बताओगे, पास्कल में बताओगे और लिखोगे PATM इक्वल्स टू, यहाँ देखो दिया हुआ 1 ATM इक्वल्स टू होता है 1.013 इंटू 10⁵ एंड दिस इज इन पास्कल अगेन, राइट। सो ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका निकलेगा जब भी आप कैलकुलेट इसे करना चाहोगे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा एक और बात ये चैप्टर में कहेगा और हर जगह पे आपको रिपीट करेगा कि आप यहाँ देखो, अनदर क्वांटिटी दैट इज इंडिस्पेंसिबल इज डिस्क्राइबिंग फ्लूइड्स इज द डेंसिटी रो फॉर अ फ्लूइड ऑफ मास m ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम v, वी आर हैविंग रो, है ना। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हर बार चैप्टर में आगे जैसे जैसे जो मैंने पहले भी बताया आपको कि जहाँ जहाँ जो फॉर्मूलेज आपने पहले देख रखे हैं, जैसे इसका हाफ mv² होता है, तो इस चैप्टर में अगर आपको यूज़ करेंगे तो इसी को सेम फॉर्मूले को क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे हाफ ρv²। मतलब वेयर एवर यू वॉज यूजिंग m, यू हैव जस्ट टू रिप्लेस दैट वैल्यू विथ रो इन दिस चैप्टर। आई एम टेलिंग यू द रीज़न अगेन। जैसे आपको पोटेंशियल एनर्जी पहले था, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास अगर आ रहा था क्या, mgh, है ना। तो mgh में सारी चीज़ें वही रखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस हम किसके लिए, फ्लूइड के लिए बात कर रहे हैं, तो हम इसे लिख देंगे ρgh, है ना। अब बात करते हैं कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। कर इसलिए रह रहे हैं क्योंकि मान लो वहाँ पे अगर हम किसी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पे थ्रो कर रहे थे, तो वो जो बॉडी का मास था वो यूनिफाइड था, वो कांस्टेंट था थ्रू आउट द पीरियड, थ्रू आउट द मोशन एंड वॉट एवर विद द टर्म, है ना। उस टोटल टर्म में जो मास था दैट वाज वेरी मच कंफर्म, वेरी मच कंसिस्टेंट, वेरी मच static, that this is the mass. If 5 kg is the mass in the initial of the term when we were just projecting that particular particle, so at the moment when it is hitting the ground again at that time the particle mass is 5, है ना। अगर हम जनरली कोई टर्म देखते हैं तो वो कंफर्म था। बट हम फ्लूइड के बारे में ऐसा मास हमारे पास नहीं होता, क्योंकि किसी भी लिक्विड का या एयर का उनका मास नहीं होता है ना। तो उनका हम डेंसिटी मान के हर जगह चलेंगे कि उनकी डेंसिटी क्या है, वो कंफर्म है और कन्फाइंड है।
यानी कि ये रो जो होगा वो चेंज नहीं करेगा। तो वेयर एवर इन लेटर ऑफ द फॉर्मूलाज वी वर यूजिंग मास, in almost all of the cases we will be replacing mass with the new term that is known as rho, that is density again, right? So this is how it is, right? Okay, आगे बढ़ते हैं। तो आप रो से हर जगह इसे कंफर्म किया करोगे। एंड अगेन वी नो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रो, दैट इज डेंसिटी, किलोग्राम मीटर पर क्यूब, राइट? तो उसे हम हर जगह देखा करेंगे, ठीक है ना? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक अगला टर्म आ रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है पास्कल्स लॉ के बारे में। ये हमें बहुत ही लंबे समय तक देखने को मिलेगा और इनके एप्लीकेशंस भी हमारे पास बहुत ज़्यादा तरीके से देखे जाएंगे, राइट? सो नाउ व्हाट इज़ पास्कल्स लॉ? सी, पास्कल वाज अ साइंटिस्ट, हिज नेम, कंप्लीट नेम वाज this Blaise Pascal, right? So what he said that in a liquid or in a fluid, right, the pressure is very much constant throughout the liquid at the same height, right? देखो यहाँ लिखा हुआ है Pascal's law is an element, this element is in the form of right angle prism. The element is small so that the effect of gravity can be ignored, but it has been enlarged for the sake of clarity. इसको इन्होंने बड़े में दिखाया है। इनको दिखाने का मतलब था ये है बड़ा छोटा सा, और इनको कहने का मतलब है कि किसी एक पोजीशन, जैसे मान लो अगर ये लेवल है आपके किसका, वाटर का है ना, ये लेवल है आपके वाटर का, ये भी लेवल है वाटर, पानी अलग अलग जगहों पे गई हुई है ना। तो अगर हम किन्हीं ऐसे पॉइंट्स पे देखेंगे, लेट से हमने इस पॉइंट पे देखा और इस पॉइंट पे देखा और इस पॉइंट पे देखा, इन तीनों पॉइंट पे हमने बात करी, तो इन तीनों ही पॉइंट पे क्या होगा कि हमारा जो होगा प्रेशर जो होगा वो सेम होगा, लेकिन वो प्रेशर यूनिफाइड हो जाता है। कहने का मतलब है कि जैसे लेट से अगर आप यहाँ पे कोई प्रेशर लगा रहे हैं, इस जगह पे आपने प्रेशर लगाया है ना, सो ये जो भी आपने टोटल प्रेशर लगाया, प्रेशर इज ऑब्वियसली फोर्स ओवर का एरिया, और आप प्रेशर तो लगाओगे नहीं, आप लगाओगे क्या, फोर्स लगाओगे किसी तरीके से। तो जो फोर्स लगाया है वो प्रेशर में कन्वर्ट हो करके और प्रेशर यूनिफॉर्मली डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पे होगा प्रेशर वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा, वो डिवाइड हो जाएगा एट दैट कंडीशन व्हेन वी वर अप्लाइंग सम फोर्स। इसमें आगे चल के आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। देखो क्या है कि यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया है और वो फोर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है कुछ इस तरीके से। जैसे एक फादर है, उनके 4 बच्चे हैं, तो फादर ने क्या किया कि 100 रुपये दिए कि बच्चों तुम जा करके दिवाली में खा पी लेना, तो हर बच्चे के पास 25 रुपये आएंगे, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। यानी हर एक बच्चे का आप कंपेयर करोगे तो दूसरे बच्चा जितना उतना ही तीसरे का है, उतना ही चौथे का है, इस तरीके से उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो ओवरऑल आपको क्या मिला कि इस पॉइंट पे प्रेशर अगर हमने क्या कहा, PA कहा, इस पॉइंट पे हमने लेट से PB कहा, इस पॉइंट को लेट से हमने PC कहा, तो हमें पता चल गया कि PA विल बी इक्वल्स टू PB इक्वल्स टू PC, राइट? इन अनदर वर्ड वी कैन राइट इट एज फोर्स ओवर का एरिया, यानी FA ओवर का AA इज इक्वल्स टू FB ओवर का AB इज इक्वल्स टू FC ओवर का AC, है ना? सो दिस विल बी द टर्म. So this is known as Pascal's law. What is the pressure that is totally distributed among all the total fluid, right? तो आपको यहाँ पे ये पास्कल्स लॉ पता चला। अब पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशंस बड़े हैं, है ना, जिस पे हम अभी आगे के कुछ टर्म्स देखेंगे। देखिए हमें बता रहा है एक तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। सबसे पहले इस पॉइंट को आप देखिए कि जैसे जैसे आपका डेप्थ बदलेगा वैसे वैसे आपके वेरिएशंस होंगे किसमें, प्रेशर में। ये अभी इसको टर्म को क्लियर करने के बाद फिर जो जनरली कन्फ्यूज़न आता है उस कन्फ्यूज़न पे मैं वापस आऊँगा, है ना। तो यहाँ बोल रहा है कि आपका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा कि थ्रू आउट डिवाइड होते जाएगा, और उसके बाद से अलग अलग डेप्थ पे अगर आप देखोगे तो अलग अलग डेप्थ पे हमारा अलग अलग प्रेशर होगा। जैसे लेट से ये एग्जांपल देख रहे हैं, इस एग्जांपल में इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा उतना ही इस पॉइंट पे नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा। सिंस देखो पूरे लिक्विड का अगर हम प्रेशर देखेंगे तो वो कंफर्म हो जाएगा कि एक ही है, लेकिन जब हम इन पॉइंट्स का देखेंगे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे देखेंगे, तो ये जो प्रेशर होगा ये कुछ डिफरेंट होगा। किस तरीके से, देखो जैसे जैसे हमारी ये डेप्थ बढ़ती जाएगी, सोचो मैंने क्या बताया था कि अगर ये लिक्विड है जनरली एंड एट दिस पॉइंट, है ना, दिस इज वाटर एंड somebody is asking you if at this point what is the pressure, so आपको कहना था यहाँ पे होगा atmospheric pressure because it is very much open to air and at this point only the atmosphere is applying pressure, so at this point we are having atmospheric pressure. This is confirmed, right? Now
अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि मान लीजिए यहाँ से एक h हाइट के नीचे है ना, कितने हाइट के नीचे, कुछ h हाइट के नीचे पे, इस पॉइंट पे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये हाइट है h, राइट। और इसका ये जो लिक्विड है इसकी इसकी डेंसिटी है आपकी रो, है ना। तो आप बताइए इस पॉइंट, ये पॉइंट को A कह दिया पहले वाले को, इस पॉइंट को B कह दिया, तो B पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, है ना। प्रेशर एट पॉइंट B ये कितना होगा। तो ये देखिए यहाँ से आप सोचिए कि इसके ऊपर जो है सिर्फ एटमॉस्फेयर के लोग थे, वो लोग प्रेशर लगा रहे हैं, लेकिन इस लाइन के ऊपर तो एटमॉस्फेयर भी लगा रहा है, एंड ऑल्सो दीज लिक्विड्स आर ऑल्सो अप्लाइंग सम प्रेशर एट दिस पॉइंट, गॉट इट। सो द टोटल प्रेशर एट पॉइंट बी विल बी P ATM, यानी कि जो ATM के थ्रू प्रेशर लग रहा है, ATM मतलब एटमॉस्फेयर के थ्रू प्रेशर लग रहा है, प्लस इतने लिक्विड के थ्रू जो लग रहा है, यानी कि प्लस इसमें ऐड करोगे आप रो जी एच। इतना क्लियर है तुम्हें? हाँ, रो जी एच बिकॉज दिस हाइट इज एच एंड द लिक्विड इज हैविंग डेंसिटी रो, है ना। सो वी गॉट पी बी इक्वल्स टू पी ATM प्लस का रो जी एच, वी गॉट दिस वन, राइट। So this is the pressure at point B, and same we are going to look at this point in this condition. Here it is saying that let's say at point 1 the pressure is PA. इन्होंने कहा कि मान लिया कि point 1 पे, ये point 1 लिखा हुआ है, इस पे PA है, तो point 2 पे क्या होगा। तो point 2 पे इन्होंने point 2 को जनरली P से लिख दिया, तो point 2 पे क्या होगा, ये पॉइंट 1 पे जितना प्रेशर है उसमें तुम क्या जोड़ दोगे, इतने दूर का प्रेशर, दैट इज इक्वल्स टू रो जी एच। अब आप ये, मैं आपको एक बार और क्लियर कर दे रहा हूँ कि जब भी कभी, मैंने ये चीज़ आपको बताई नहीं अभी, फिर से बता देता हूँ कि जब भी कभी एक हाइट एच पे आपको पोटेंशियल एनर्जी देखनी होती थी तो आप क्या लिखते थे, वहाँ पे हमेशा ही लिखते थे mgh, है ना, mgh लिखते थे, और उसी पोटेंशियल के कारण से इस पर एक प्रेशर रहेगा, है ना। हमने पहले भी पढ़ा था, जैसे हमने पढ़ा था ना कि अगर इस पॉइंट से पानी अगर एक हाइट एच पे है ना, घरों पे छतों पे टंकियाँ लगी रहती हैं, तो यहाँ टंकी लगी हुई है, एच हाइट पे है, तो कितने प्रेशर से पानी आएगा। घरों में बोलते हैं ना कि पानी का प्रेशर कम है ना, उसका मतलब है कि वो टंकी जो है वो कम हाइट पे रखी होगी, तो थोड़ा सा और ज़्यादा हाइट पे रखना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे टंकी रखी हुई है और अगर आप पे एक तल्ले और हैं आपके घर पे, और यहाँ पे आपने टोटी लगा रखी या टैप लगा रखा है जिससे आपको पानी चाहिए, तो ये वहाँ तक पानी की सप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इतनी हाइट तक की है, यानी इतनी हाइट तक का वो प्रेशर जनरेट कर सकता है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था वहाँ पे, mgh होता था, है ना, हमेशा कैलकुलेट किया है, और वही हमारे प्रेशर के तरीके से भी ट्रीट होता था। इसी तरीके से इस कंडीशन में हमने क्या देखा कि हमारे पास mgh था, तो अगर h हाइट पे हमें अगर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो m को हमेशा मैंने बोला था किससे रिप्लेस करने को, रो जी एच देखेंगे। सो प्रेशर इन दिस कंडीशन विल बी वॉचिंग एज रो जी एच। तो हमने देख लिया कि इतने हाइट पे रो जी एच रहेगा, तो ये टोटल प्रेशर है आपका पॉइंट 2 पे, ठीक है। दिस मच इज क्लियर, आई होप। ओके, तो इस पे हमने एक एग्जांपल ये वाला भी देखा, ये एक हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है ना। आपको एक इस तरह का इल्यूजन होगा कि मैंने आपसे अगर पूछ लिया लेट से कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इन 3 पॉइंट पे जो प्रेशर है उसमें से किसका ज़्यादा है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इसको पीसी कह दिया लेट से, फिर इस वाले को हमने पीए कह दिया, है ना, इस वाले को पीबी कह दिया। तो मैंने पूछा कि इन तीनों में कैसा रिलेशन है ना। तो देखो रिलेशन कैसा होगा, ये तीनों ही प्रेशर्स कैसे होंगे, वो सेम होंगे। रीज़न क्या है क्यों सेम होंगे, क्योंकि all three are at same height, all three are at same height, and the pressure only change because of their height, right? So that will differ because of their height only, right? So at all these 3 points the pressure is totally changing, got it? हाँ, अब अगर ये पूछते हैं अगर आपसे कि ऐसा ना करके, अगर ये क्वेश्चन इनका कुछ इस तरीके का होता कि यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, और एक पॉइंट कुछ है ना एकदम टॉप पे दिया हुआ है, तो पूछते कि ये तीनों सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, तो ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे, क्योंकि इस वाले का हाइट अलग है, इस वाले का हाइट अलग है, इस वाले का हाइट कैसा है, अलग है। तो इनके आपके क्या होंगे, प्रेशर्स हर बारी डिफरेंट होते जाएंगे। सो वी कैन गेट प्लेंटी ऑफ सच एग्जाम्पल्स इन कमिंग टॉपिक्स, राइट। सो ये हमने कुछ पास्कल्स के ऊपर कुछ चीज़ें देखी जिनका अभी हम और भी ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। सेकेंड देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गॉस प्रेशर, है ना। ये सारा हम देखो किन के अंदर देख रहे हैं, हम प्रेशर के अंदर देख रहे हैं। पहले हमने देखा पास्कल के बारे में,
पास्कल के बारे में देखने के बाद हमने कुछ चीज़ें देखी कि इनके एप्लीकेशंस में किस तरीके से आते हैं। सेकंड टॉपिक में हमने देखा इनके कुछ वेरिएशन प्रेशर देखते हैं कि हमारा डेप्थ या हाइट के कारण से कैसे कैसे वेरी करता है प्रेशर, है ना। इसमें हमने अभी हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स पे देखा। हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है, इस चैप्टर में दो चीज़ें होंगी। जो फ्लूइड होता है वो हाइड्रोस्टैटिक भी हो सकता है, हाइड्रोस्टैटिक भी हो सकता है और हाइड्रोडायनेमिक भी हो सकता है। व्हाट इज स्टैटिक, विच इज़ rigid, which is stopped, or what is hydrodynamic, hydro means water and dynamic means which is continuously changing। तो इस चैप्टर में हम दोनों ही चीज़ें देखेंगे। तो अभी तो हमने हाइड्रोस्टैटिक के बारे में देखा, ये एक पैराडॉक्स था, एक भ्रम था, उसको हमने अभी देखा है, राइट। अच्छा, अब एक टर्म और छूटा यहाँ पे हमसे कि गॉस प्रेशर क्या होता है, ठीक है ना। हमने देखा था ऑलरेडी इसे, गॉस प्रेशर क्या होता है। तो अभी इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि हमारा टोटल प्रेशर यहाँ पे इस पॉइंट पे टोटल प्रेशर कितना है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हमने माना, और यहाँ पे हमारा प्रेशर आया था P, है ना, ये P आया था। तो जो इन दोनों के बीच का, इन दोनों के डिफरेंस है, यानी कि P पे ज़्यादा था और एटमॉस्फेरिक पे कम था, इनके बीच का जो डिफरेंस आया इसे हम कहते हैं गॉस प्रेशर, यानी कि ये एक तरह का एक्सेस प्रेशर होता है। गॉस प्रेशर इज़ अ काइंड ऑफ एक्सेस प्रेशर, है ना। दिस इज अ सरप्लस प्रेशर, है ना, एक्सेस प्रेशर। सो इसको हम गॉस प्रेशर करेंगे। ये हमारे एग्जाम में 1-2 नंबर में आ सकता है, नहीं तो कॉम्पिटिशन्स में इसे काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं हम एग्जैक्टली थर्ड टॉपिक की, जो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गॉस प्रेशर। मतलब इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में कुछ हम और डीप में बात करने वाले हैं। तो ऑलरेडी स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर मैंने तुम्हें एक कन्वर्जन बताया प्रेशर का कि अगर हमें 1 ATM कहा जाता है और उसे हमें अगर पास्कल में बदलना है तो 1 था 1.10, कितना था 1.013, हाँ, इट वॉज 1.013। 1 ATM वॉज 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, राइट, ठीक है। अब अगर हमें बोला जाएगा, जनरली हम 1.01 ही लिखते हैं हर जगह, अगर हमें बोला जाए कि हमें 1 टॉर को बदलना है पास्कल में, ये भी यूनिट है इसकी, तो हम इसे लिखेंगे 133। व्हाट इज टॉर, दिस इज टॉर्सिली। अभी हम चैप्टर में आगे देखेंगे टॉर्सिली हमारे पास आएगा। अगर हमें बोला जाए 1 बार को बदलना है पास्कल में तो वो हो जाएगा 10⁵, है ना। यानी कि नियरली अगर आप देखें तो 1 ATM इक्वल्स टू नियरली 1 बार होता है। यानी कि आपको एक चीज़ यहाँ से ये पता चली कि 1 ATM इक्वल्स टू नियरली क्या होता है, 1 बार के इक्वल होता है, ठीक है ना। सो ऑल दीज आर यूनिट्स ऑफ प्रेशर अगेन, गॉट इट। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे इसी का यूनिट mmHg भी, कहीं कहीं आपको mmHg भी दिखाएगा। Hg मतलब होती है मरकरी। तो मरकरी से जनरली हम ये सारे प्रेशर वगैरह कैलकुलेट करते हैं। ये जितना मरकरी, जैसे हमें किसी की तबीयत भी अगर ख़राब होती है तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, एक थर्मोमीटर लेते हैं जो जनरली हमारे पास मरकरी उसके अंदर रहती है, जिससे उसका पारा चढ़ता है और उससे हम कैलकुलेट करते हैं एग्जैक्टली कि कितने डिस्टेंस पे वो चीज़ें जा रही हैं और उसके अकॉर्डिंग से कितना किसी का टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसी का एक जनरल एग्जांपल हम इस चैप्टर में भी देख रहे हैं, राइट। एक हमने देखा, ये हमारे पास एक एग्जांपल आ गया, एक एग्जांपल कह लो या क्वेश्चन कह लो। एक क्वेश्चन हमारे पास ये है जिसमें ये हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास वी आर हैविंग अ बैरोमीटर, राइट, वी आर हैविंग अ बैरोमीटर, है ना। ओके, सो बैरोमीटर हम यूज़ कर रहे हैं प्रेशर के चेंज को एक तरीके से मेज़र करने के लिए यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने क्या किया कि 3 कंडीशंस लिए। एक कंडीशन है कुछ इस तरह का ये सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पे है और इसमें क्या रखा हुआ है, ये पानी भरे हुए हैं। लेकिन जितनी दूर पानी भरा उसके अलावा, जैसे पेन का आपका एक कैप होता है उस तरीके से यहाँ पे ये ऑपोजिट साइड में कुछ इस तरीके से ये हमने एक इस तरीके का रखा है बैरोमीटर अपना, है ना। अब क्या है कि कुछ लेवल पे जो पानी है वो तो यहाँ से भी जा रहा है ना, यानी पानी की हाइट कुछ यहाँ तक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिप करके हमने बैरोमीटर को रखा है। और यहाँ पे एक हाइट है हमें, जिसको हमने कह दिया है A, राइट। तो हमने देखा कि यहाँ पे यानी कि जो खाली पोर्शन है वहाँ पे प्रेशर कितना है, वहाँ पे तो 0 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है ये हमने h बता दिया है,
है ना, सॉरी यहाँ तक की हाइट, ये नहीं है आपका, ये नहीं है आपका, कहाँ तक का हाइट है, यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का हाइट है आपका h, ठीक है। और यहीं पे एक पॉइंट ले लिया है जिसे हमने b कहा है, ठीक है ना। और यहाँ एक पॉइंट लिया है हमने जिसे हमने c कह दिया है, ठीक है ना। तो अलग अलग पॉइंट पे आपसे पूछ रहा है कि अलग अलग पॉइंट पे आपके प्रेशर कितने होंगे। तो हमने देखा कि अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, तो हमने अगर पी ए की बात की तो पी ए कितना होगा, पी ए कितना होगा, वो तो ज़ीरो होगा, ऑलरेडी गिवन है। और पी सी कितना होगा, पी सी जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ओपन एटमॉस्फेयर पे ये पॉइंट है, यहाँ पे तो कोई कुछ है ही नहीं, तो ओपन एटमॉस्फेयर पे है ना, नीले गगन के तले है पूरा ये। चलो पॉइंट बी पे देखा, यहाँ पे कितना होगा। सो अगर हमने देखा पॉइंट बी पे कि अगर जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी क्या है, वो रो है, तो यहाँ पे क्या होगा, रो जी एच के इक्वल होगा, यानी गॉज प्रेशर के बराबर होगा ये प्रेशर, ठीक है। तो ये हमने 3 पॉइंट्स पे प्रेशर देखा। अब इसी तरीके से इन्होंने मैनोमीटर ले लिया है, मैनोमीटर पे अलग अलग कंडीशन ली है ना। मैनोमीटर इज अगेन, व्हाट इज मैनोमीटर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर इज यूजफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग प्रेशर डिफरेंस, है ना, प्रेशर डिफरेंस को निकालने के लिए किया जाता है, एक तरह का यू ट्यूब है ये, है ना। अब यहाँ पे क्या है, देखो कि जितना ज़्यादा ये चढ़ता है उसके अकॉर्डिंग से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। मैनोमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रेशर डिफरेंस निकालेगा, जितना ज़्यादा ये हाइट चढ़ेगा उतना ज़्यादा वो प्रेशर बिल्ड करेगा, इस तरह का ओपन यू ट्यूब होता है ना। तो अब देखो क्या है, ऐसा कैसे यूज़ हो रहा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे, ये दोनों पॉइंट पे क्या है वो सेम हो गया। अब ये डिफरेंस कितना है, मतलब अगर यहाँ से हम यहाँ से लेकर के ऐसे लेके जाएं, या यहाँ से हम इतना लेकर के इतना लेके जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है वो से, मतलब हाइट क्या है, सेम है। तो यहाँ पॉइंट अगर हमने अलग अलग पॉइंट्स लिए, चलो इसमें दिखाता हूँ मैं। अगर मुझे पूछा गया पी ए पे कितना होगा, पी बी पे कितना होगा, और इस पॉइंट को लेट से हमने बोल दिया पी सी, है ना, यहाँ पे कितना होगा। तो आप देखो पी ए पे जितना होगा उतने ही, हमें कोई पता नहीं, पी ए पे मान लिया अगर हमने x, तो पी बी पे भी हमारा x होगा, यानी जो भी पी ए पे प्रेशर होगा वही पी बी पे होगा, ठीक है ना। और उससे हमें मतलब ही नहीं है, हमें मतलब सिर्फ ये है कि कितना ज़्यादा वो चढ़ा और इस पर इतने दूर में कितना प्रेशर है वही कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कितना है, h हाइट है, तो अगर हम जानते हैं कि h हाइट के कारण से प्रेशर कितना जनरेट होता है, तो वो होता है हमेशा रो जी एच के इक्वल। तो हम बता देंगे कि इतने के कारण से उस पर रो जी एच का प्रेशर है। अच्छा, इस टॉप पॉइंट पे कितना प्रेशर है, तो टॉप पॉइंट पे प्रेशर होगा पी एटीएम के इक्वल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आपका इस टॉप पॉइंट पे क्या होगा, प्रेशर होगा, ठीक है इतना। सो इस पे हमने क्या किया कि अलग अलग कंडीशंस पे हमने क्या किया कि इनके प्रेशर को निकालने के मेथड को हमने देखा, है ना। फाइनली आते हैं एक हाइड्रोलिक, हाँ बताइए, इस पर कोई डाउट। पीवी पे आपने बोला कि क्या और हो सकता है, आपने क्या बताया, पीवी पे पी ए प्लस रो जी एच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कहाँ डेप्थ है, पॉइंट ए जो है, देखिए डाउट इनका है कि पी बी पर क्या पी ए प्लस रो जी एच नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो हाइट ए की है वही हाइट बी की है, तो जो ए पे होगा प्रेशर वही है प्रेशर बी पे होगा। मैंने बताया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कितने नीचे गया या कितना ऊपर गया, यानी कि अगर ये ट्यूब इसकी जगह पे ऐसे घुमा करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे आता, तब भी जो प्रेशर ए पे रहता वही प्रेशर बी पे रहता, जो इस पॉइंट पे रहता उसी पॉइंट वही इस पॉइंट पे रहता, क्योंकि हाइट सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कुछ टॉपिक्स के साथ। तो हमारे पास है, छोटा सा पॉइंट और करेंगे, हमारे पास आता है हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में, यानी हाइड्रोलिक यानी वाटर को यूज़ करके हम कुछ मशीन्स यहाँ पे बना रहे हैं। मशीन मतलब जो ऑटोमेटिक अपना काम करेगा, है ना। तो हमने क्या देखा कि आप ये देखिए कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह का है ना, इस तरह का एक सेटअप है जहाँ पे whenever external pressure is applied on any part of the fluid in a vessel it is equally transmitted in all directions। तो ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास 3 तरह का इस तरह का कंटेनर है, और पहले पानी लेट से कि यहाँ तक भरा हुआ था, है ना, और हमने कुछ इस तरह का पिस्टन नहीं लगाया था। फिर हमने कहीं बाहर से एक पिस्टन लेके आए और इस तरह का पिस्टन इसमें लगाया और इस पर इधर से इधर की तरफ एक फोर्स अप्लाई किया है।
तो मान लिया कि पहले जब हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया था तब क्या रहा होगा, तो पानी सब में यहीं नीचे तक रहा होगा, इस लेवल तक रहा होगा। लेकिन जब हमने फोर्स अप्लाई कर दिया तो इन सब में पानी का लेवल रेज किया, और ये बोल रहा है कि इन सब में इक्वल लेवल रेज किया है। यानी कि अगर ये हाइट h है तो ये भी हाइट h होगी और ये भी हाइट h होगी, यानी तीनों में ही पानी का लेवल जो रेज किया है वो सेम है। ठीक है ना। तो ये बोल रहा है पास्कल्स लॉ में जो हमने देखा था, पास्कल लॉ में यही बात देखी थी कि जब भी हम प्रेशर अप्लाई करते हैं फ्लूइड में तो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वली ट्रांसमिट होता है सारे डायरेक्शन में, और इक्वली प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इस कारण से हाइट भी सेम होगी, क्योंकि हाइट ही रो जी एच होता है, तो हाइट ही डिसाइड करती है प्रेशर को, तो वो आपका प्रेशर डिसाइड कर रही है ना। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे देखा है कि अलग अलग कंडीशन में अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या है हमारा कि अलग अलग कंडीशन में वो डिवाइड भी हो जाएगा, है ना। जिस पे हमने इसी मेथड पे हम यहाँ पे दो एप्लीकेशंस देखेंगे जो हमारे पास यहाँ पे आएगी, है ना। दो एप्लीकेशंस कौन कौन सी होगी हमारे पास। एक एप्लीकेशन होगी जो हम जिसे हम कहेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट, है ना, और एक कहेंगे हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक। सी व्हाट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस तरीके से यूज़ करेंगे, देखो जो प्रेशर P1 पे है, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे छोटा सा हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखा है छोटा सा, और यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या किया है, बड़ा कर दिया है। अब इससे क्या है कि आप अगर इसे 0.1 कहें और इसे 0.2 कहें तो जो 0.1 पे प्रेशर होगा वही प्रेशर 0.2 पे होगा। अब प्रेशर का मतलब है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी F1 ओवर का A1 वही आपका F2 ओवर का A2 होगा। ठीक है, यानी कि इसमें अगर आप देखो तो जो F2 हो जाएगा वो F2 क्या हो जाएगा, F1 ओवर का A1 इंटू A2, ये हो जाएगा। A आपका इस साइड आ जाएगा, इसको मैंने रीअरेंज कर दिया। ठीक है, तो F2 की वैल्यू इतनी आ गई, ये क्लियर है आपको। चलो अब जैसे ही इतनी आई, अब इसमें ये पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि अगर आप ये सोचो कि यहाँ पे जो A1 है वो ऑब्वियसली A2 से कम है, यानी A1 इज लेस देन A2 है। तो सिंस A1 जो है आपका A2 से कम है, यानी कि A2 एक बड़ी क्वांटिटी है, तो अगर आप सोचो कि अगर इसे इक्वल करना है तो फोर्स अगर आप थोड़ा सा कम भी लगाओगे, थोड़ा फोर्स होगा तो F2 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि सिंपली अगर ये देखो कि मान लो A1 आपका छोटा है, लेट से हमने इसे 2 ले लिया, और A2 आपका बड़ा है, लेट से उसे हमने 50 ले लिया, है ना। तो यहाँ पे F2 की वैल्यू कैलकुलेट अगर हमें देखनी है तो अगर हम F1 यहाँ पे छोटा भी लगाएंगे तो ये F2 की वैल्यू क्या है कि वो बड़ी आएगी। जैसे लेट से हमने यहाँ पे क्या लगाया, F1 लेट से हमने 10 लगा दिया, लेट से 10 लगाया, है ना। तो ये कैलकुलेट करो तो कितना आया, ये 5 हो गया, ये टोटल आ गया 250, देख रहे हो। यानी कि F1 हमने 10 लगाया तो हमारा F2 कितना आ गया, 250 आ गया। यानी कि इस पे हमने छोटा सा फोर्स लगाया, अपने हाथ से या पैर से इसे दबाया, तो ये पास्कल्स लॉ के थ्रू ऐसा डिवाइड हुआ कि F2 पे 250 न्यूटन का फोर्स लग गया। और इतना ज़्यादा फोर्स लगेगा तो ये गाड़ी क्या है, ये ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाएगी। तो ये लिफ्ट है, इजी लिफ्ट है हाइड्रोस्टैटिक के कारण से, है ना, पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग से देखा। तो ये हमने एक देखी। दूसरी बात इन्होंने एक दिखाया कि ब्रेक के बारे में। ब्रेक के बारे में इन्होंने सिंपली एक बात दिखा दी है कि वाटर इज कंसिडर्ड टू बी परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल, वॉल्यूम कवर्ड बाय मूवमेंट ऑफ स्मॉलर पिस्टन इनवर्ड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम मूव टू आउटवर्ड ड्यू टू लार्जर पिस्टन। अब यही बात इसमें जो लिखी है वही इसमें इन्होंने दोबारा कह दिया है। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी में क्या है कि मान लो यहाँ से यहाँ पे हम इसमें ब्रेक लगाते हैं यहाँ पे, और इसके नीचे पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे जा करके वो मान लो एक लार्जर पिस्टन पे उसे फोर्स लगाना है। तो जैसा हमने यहाँ पे देखा, एक छोटा पिस्टन पे हम थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हैं, अपना पैर हम इस ब्रेक पे रखते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो छोटा सा प्रेशर ब्रेक पे पैर रखते हैं, तो थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, और वो बड़ा वाला पिस्टन जैसे हमने यहाँ देखा, बड़े वाले पिस्टन पे वो पूरा फोर्स जा करके लगा दिया, है ना। तो वो बड़े वाले पे पूरा प्रेशर लगाएगा और एक स्टॉप इस तरीके से कुछ काम करेगा। ठीक है, तो ये हमने हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में देखा। तो अभी आज के लेक्चर तक हम इतनी चीज़ों में देखेंगे, हाइड्रोलिक ब्रेक्स के बारे में देख लिया। इसके आगे हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे, अगले लेक्चर में, जिसमें हम स्ट्रीमलाइन फ्लो और इनके बारे में देखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बात करेंगे। ठीक है।